नमस्कार। उन्नयन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य पर आधारित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची द्वारा आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य एवं विद्यालय एवं कक्षा प्रक्रिया की जानकारी, किशोर अवस्था की समझ, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के शिक्षण तरीके, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर आकलन की धारणा एवं अच्छे विद्यालय की धारणा एवं विद्यालय की सहज शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य। किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का लक्ष्य या उद्देश्य कहलाता है, जिससे वह अपने व्यवहार आचरण से समाज में सही आदर्श मूल्यों व सदाचार के मार्ग की स्थापना एवं बुराइयों का नाश करता है। उद्देश्यों में जीवन मूल्य की प्राप्ति, आचरण व नैतिक चरित्र की प्राप्ति, संतुलन, व्यक्तित्व का विकास, मूल्यांकन की प्राप्ति, आत्म सुरक्षा, सामाजिक भावना का विकास इत्यादि आते हैं। स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों में तार्किक चिंतन एवं वैज्ञानिक चिंतन, स्वास्थ्य एवं खुशहाली, लोकतांत्रिक सहभागिता, आर्थिक सहभागिता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहभागिता की भावना होती है। अर्थात शिक्षा का लक्ष्य या उद्देश्य का मूल मंत्र है पूर्ण जीवन की तैयारी करना। भारत का संविधान, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उसके अंतर्गत हमारा शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य छिपा हुआ है। भारत का संविधान का प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारे संविधान को जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया, हम भारत के लोग। इस शिक्षा का ये अधिकार है, शिक्षा का, कि हम भारत के लोग एक समूह में एक साथ सामाजिक वातावरण में रहते हैं और ये प्रभुत्व संपन्न है, मतलब राष्ट्र को अपने से जुड़े हर मामले से फैसले करने का सर्वोच्च अधिकार है। उसी प्रकार लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता या समता, बंधुता, ये सारी चीज़ें हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जिनका सीधा सा संपर्क है शिक्षा के लक्ष्य से। लोकतंत्र के शिक्षा पद्धति में स्वयं करके सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, सामूहिक क्रियाकलापों द्वारा सीखना, ये सारी चीज़ें शिक्षण विधि में आती हैं। प्रेमचंद जी ने कहा था कि जो शिक्षा प्रणाली लड़के लड़कियों को सामाजिक बुराई या अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं सिखाती, उस शिक्षा प्रणाली में जरूर कोई ना कोई खराबी है। शिक्षा के लक्ष्य में भारत के प्रस्तावना का विशेष महत्व है। इसमें समाजवादी, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, समाज का बंटवारा समानता के आधार पर होता है। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। न्याय, नागरिकों के साथ उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचे, किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, उनके विचारों पर निर्भर करता है। बंधुता, हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। समता, कानून के समक्ष सभी लोग एक समान होते हैं। और गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रभु संपन्न, राष्ट्र को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले करने का सर्वोच्च अधिकार होता है। समाजवादी, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और हम भारत के लोग भारत को संविधान निर्माण और अधिनियम भारत का लोगों से प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। और इसमें सोनालिका मैडम हमारे बंगाल से तथा रीमा मैम
हरियाणा से हमें प्रशिक्षण देती हुई। JCRT रांची में आयोजित उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिसमें रामगढ़ जिले से 6 प्रतिभागी उपस्थित थे। इसमें मैं, रुपेश विश्वकर्मा, सुमित सर, प्रेमचंद पोद्दार सर, हमारे मनीषा मैम, नवीन जायसवाल सर, 6 लोग उपस्थित हुए। ये JCRT का कैंपस है जिसमें हम सभी प्रतिभागी उपस्थित हुए हैं। ये वर्कशॉप प्रशिक्षण के दौरान हम लोग वर्कशॉप करते हुए, और ये हमारी प्रशिक्षणकर्ता दोनों मैम के साथ रामगढ़ की टीम, हम लोगों ने उपसत्र 3 में किशोरावस्था पर निहितार्थ कुछ नियमों का पालन किया, जिसमें शत्रुंजय सर संबोधित करते हुए, प्रेमचंद पोद्दार सर संबोधित करते हुए, और इसमें हमारे सुमित सर ने भी योगदान दिया तथा मनीषा मैम इस सत्र को समापन करती हुई। लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग क्लास 9 to 12 चल रहा है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो AEP है हमारा, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, जो 2010 में लॉन्च की गई, और उसको गाइड करने के लिए NCF 2005, और इसके कोऑर्डिनेशन के लिए इसको कोऑर्डिनेट किया हमारा NCERT। और उन्होंने देखा कि 2011 में जो सेंसस हुई थी उस समय 21% जो प्रतिशत थे वो थी किशोरावस्था की, ये थी 10 to 19 ईयर्स तक। और ये जब बच्चे यंग एज में चले जाएंगे 19 to 24, तो उस युवा को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आधार है किशोरावस्था, उसको हम लोग किस तरह से अलग अलग शिक्षण विधियों से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उसके जिज्ञासा को कम करेंगे, उसके उत्सुकता को कम करेंगे, उसकी जो स्वतंत्रता भावना है उसको कैसे कम करेंगे। इस संदर्भ में जो शिक्षण रणनीतियां हैं, हम लोग उभरती स्वतंत्रता का सम्मान, इसमें देखेंगे सर, इस उम्र के बच्चे बहुत स्वतंत्र होते हैं प्रश्न पूछने में, कुछ करने के लिए। मान लेते हैं हमारे विद्यालय में किसी बच्चे को समूह गीत पसंद है, वो समूह में गाना चाहता है, तो उसकी स्वतंत्रता को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उस बच्चे को नहीं कहेंगे कि आप सोलो में गए, या कोई स्पोर्ट्स में जाता है। तो हम लोग को आकलन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन के बाद उसको हम लोग आगे ले जाएंगे। फिर है हमारा भावनात्मक भलाई का समर्थन। इसी सदन में बहुत सारी चर्चाएं हुई कि कुछ बच्चे जो एब्सेंट करते हैं उनके साथ शिक्षकों का कैसा भावनात्मक संबंध है, वे किस क्षेत्र से आते हैं, पिछड़ी क्षेत्र से आते हैं, उनके माता पिता कैसे हैं, उनकी घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो बहुत सारे सदन से ही शिक्षकों ने आउटपुट दिया था कि वैसे विद्यार्थियों को हम लोग हम लोग को चिन्हित करना है, और उससे उसकी माँ की तबीयत के बारे में या पिताजी की तबीयत के बारे में, उसकी घर की स्थिति के बारे में भावनात्मक रूप से उसको संबंध रखना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और थर्ड है आत्म अभिव्यक्ति को। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं, थोड़ा सा सुनेंगे क्योंकि प्रिपरेशन किया है ना सर। सब लोग ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। थर्ड है आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। हम लोग देखते हैं अपने कक्षाओं में, और ये देखते हैं कि बच्चे प्रश्न करने में हिचकिचाते हैं, उनमें हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन क्या होता है कि अगर कोई बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो बाकी सारे बच्चे हंस देते हैं उसके प्रश्न के स्टैंडर्ड को देखकर। तो एक शिक्षक के नाते हमको ये चाहिए कि हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे जो प्रश्न पूछ रहा है, एक शिक्षक को उसको वहां तक ले जाना है कि बच्चों को प्रश्न पूछने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो किशोरावस्था एक विशेष अवस्था है जिसमें हम विभिन्न तकनीकियों से, विभिन्न शिक्षण विधियों से उनका परिचय कराएंगे। और हमारे उपसत्र को जो दिया गया है, इसमें 4 केसलेट है, केसलेट 1, 2, 3, 4, और उसके माध्यम से हमारे शिक्षक साथी एक एक करके उसका विवरण करेंगे। तो मैं
निमंत्रण करना चाहूंगा शत्रुंजय सर। सर जैसा कि सर पूरा बात ही बता चुके हैं कि इस एज में पढ़ाना थोड़ा दिक्कत होता है, तो विद्वानों ने कुछ विधियां तैयार की है और उनके द्वारा हम क्लास में उनको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उनमें से एक विधि है पीयर इंस्ट्रक्शन विधि, पीयर इंस्ट्रक्शन शिक्षण। इसको बोलते हैं रिसर्च लर्निंग मेथड, मतलब कि बच्चे रिसर्च करके करते हैं। इसमें कैसे दिया हुआ, कैसे की प्रिंटिंग यही है कि श्वसन से क्या समझते हैं या श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि क्लास में एक उदाहरण है, जैसे और प्रश्न का इसी अनुरूप हम लोग उसका जवाब बच्चों से ढूंढवा सकते हैं। बच्चों को 4 या 5 ग्रुप में संख्या के आधार पर डिवाइड करते हैं और बोर्ड पर जो मेन प्रश्न है वो लिखते हैं और टीचर क्या करते हैं कुछ और सब क्वेश्चंस उसके अलावा बच्चों से ही निकलवाते हैं और प्रयास करते हैं कि आप अपने पहले श्वास लेने की प्रक्रिया को सोचें, श्वसन क्या है उसको देखें, फिर क्या श्वसन सजीवों में होती है, सजीवों में होती है तो क्या निर्जीवों में क्यों नहीं होती, या सजीवों में होती है क्या पौधों जंतुओं में होती है, पौधों में किस पार्ट में होती है, जंतुओं में किस पार्ट में होती है, अगर जंतुओं में फेफड़ों के द्वारा होती है क्या सभी जंतु फेफड़े से ही श्वास करते हैं। इसके अलावा और कुछ समथिंग क्वेश्चन है, जैसे कौन सी गैस हम लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं, क्या पौधे भी जंतुओं के जैसा सेम गैस को लेते हैं, सेम गैस छोड़ते हैं। तो इन सारे प्रश्नों की एक डिटेल बन जाती है और बच्चे डिस्कस करके उसका आंसर निकालते हैं। इसमें टीचर प्लीज सर थोड़ा सा आप लोग को झेले हैं, आप लोग भी थोड़ा हम लोग को बातों को झेल लीजिए 2-4 मिनट। हाँ बड़ी पेशेंस से हम लोग भी झेले हैं, तो थोड़ा झेल लीजिए करके। तो जी सर बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं सर। तो ऐसा कि जो ऐसे हम लोग का तकनीकी रहा कि की क्षमता आ जाएगी, तार्किक क्षमता आ जाएगी जी, तार्किक क्षमता। क्लासरूम में क्या रणनीति अपनानी होगी सर। नेक्स्ट सर आप लोग में से सर पीयर इंस्ट्रक्शन में क्या रणनीति अपनाएंगे कि पीयर का मतलब ही होता है टू वर्क टुगेदर, बहुत अच्छी सर, सहकर्मी। हाँ सहकर्मी, समूह का कार्य जब भी वो करेगा कंबाइंड एफर्ट लगाएगा। अच्छा इसका फायदा क्या हम लोग को मिलेगा यदि समूह में लेके करेंगे? हाँ तो वो किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं होकर के कई एक बच्चे एक साथ लाभान्वित कई बच्चे एक साथ सोच पाएंगे, तार्किक क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल जी सर, पीयर मतलब ही होता है टू वर्क टुगेदर। और कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा सर, बिल्कुल उन्मुखीकरण होगा जी। एक पॉइंट लिखे उन्मुखीकरण। नेक्स्ट इसके लास्ट स्टेप पर आते हैं कि इसमें चुनौतियां हमारे पास क्या क्या रहेंगी। अगर हम क्लास में करवाएंगे हमारे सामने टीचर के सामने चुनौतियां तो रहेंगी, तो क्या चुनौतियां आएंगी सर? समय अधिक लगेगा जी, समय अधिक लगेगा। कोड ऑफ डिसिप्लिन थोड़ा सा भंग होने का संभावना है। हाँ अनुशासनहीनता बढ़ेगी, चुनौती रहेगी। तो ये सब जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है सर, प्लीज सर ये सब जो चुनौतियां आ रही है तो इसके लिए एक अच्छी तरकीब है कि टीचर ऐसा नहीं कि समूह में बांट के साइड हो जाए, बैठ जाए, निष्क्रिय हो जाए। इसके लिए हमको एक्टिव रहना होगा, बच्चों के पास जाना होगा कि क्या सोच रहे हैं, क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देना होगा। तो शायद ये चुनौतियां भी हमारी पॉजिटिव व्यू में बदल जाएंगी। थैंक यू सर। मास लर्निंग होगा। धन्यवाद सर। हम लोग जो केसलेट 2 है वो थिएटर इन एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा ये समझ लें कि एजुकेशन देने के लिए, टीचिंग के लिए थिएटर का क्या इंपॉर्टेंस है और ये मेथड थोड़ा बाकी से अलग कैसे है। तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जैसे हम लोग आज एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आज से 10 साल बाद हम लोग कभी मिले तो हम एक दूसरे को बोल सकते हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि हम आपको कहीं देखे हैं लेकिन आपका नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम ये बोलेंगे सर आपका नाम याद आ रहा है लेकिन आप देखे हुए जैसे नहीं लग रहे। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि हमारा दिमाग पिक्चर को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक अपने अंदर रखता है। एक्सीलेंट एग्जांपल है ना, क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स हम लोग मूवी देखते हैं तो हमको लगता है ये सीन कहीं देखे हैं लेकिन ये मूवी कौन सी है मुझे याद नहीं है। लेकिन उल्टा कभी नहीं होता कि मूवी का नाम याद आ रहा और सीन ही पता नहीं चल रहा। उसी पे बेस्ड ये टीचर एक भाषा की क्लास को थिएटर के मेथड से पढ़ाने का प्रयास की है। इसमें वल्ली नाम में एक किरदार है,
जो उसके वो खेलकूद में उसके बाकी साथी उसके नहीं बन पाते हैं, इसलिए वो अपना समय अपने घर के गली मतलब रोड को देखने में बिताती है। तो ये चीज वो अपने बच्चों को बताती है और बोलती है कि जो वल्ली इस काम को कर रही है, इस चीज को तुम एक नाट्य रूप में प्रदर्शित करने का कोशिश करो। तो उसमें एक समूह है जो इसको करता है, चीज को पता चला, लेकिन कुछ बच्चे ये भी सोचने लगे कि आखिर वल्ली को इतना समय मिलता कैसे है कि वो इतना चीज देख ले। मेरे घर में ऐसी स्थिति नहीं, बैठकर बहुत देर तक देख सके। यानी इससे हम लोग पता चलता है कि हमारे कक्षा में जो बैठे हुए विद्यार्थी हैं वो अलग अलग सामाजिक परिस्थिति से आते हैं। किसी के यहाँ माता पिता अलाउ नहीं करते, किसी कोई ऐसे माहौल में, सुरक्षित माहौल में नहीं रह पाती है कि वो बाहर बैठ के गली को बहुत देर तक देख पाए। तो हम लोग इसके क्योंकि विज्ञान और प्रदर्शन और प्रयोग एक दूसरे के सभी पूरक हैं। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ऐसा विज्ञान में कोई ऐसा अध्याय नहीं जिसमें प्रयोग ना किया जाए और प्रदर्शित ना किया जाए। मेरे ख्याल से प्रयोग और प्रदर्शन करके बच्चों की मानसिकता, चिंतन, तार्किक चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। और मैं हर रोज इस क्लास में देखने को मिलता है, मैं बहुत अच्छे से महसूस करता हूँ। उसी में से एक अंश है जो क्लास 8 का, जिसका नाम है विज्ञान प्रयोग और प्रदर्शन। और इस एक अंश के माध्यम से लेखक प्रमोद मैथिल के द्वारा अम्ल, क्षार, हल्दी, कागज और कुछ उनके बातचीत दिए गए हैं। शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। और उसमें थोड़ा ब्रीफिंग करें उस अंश का, तो एक शिक्षक हैं जो क्लासरूम में जाने से पहले एक योजना तय करते हैं कि मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ तो उसको मैं बच्चों के बीच में कैसे प्रस्तुत करूँ। तो इस कार्य हेतु वो एक और के अंदर में पढ़ा था और हम लोगों ने ध्यान दिया था कि और उसमें समझने का प्रयास किया गया था कि निर्वाचन पद्धति क्या होती है, राजनीतिक दल क्या होता है, उसके बाद सरकार क्या होती है, संसद क्या होती है, इसे समझने का प्रयास किया गया था। तो इसमें यह प्रयास किया गया था कि सब बच्चे सामूहिक रूप से कार्य करेंगे और सोशल साइंस को इंटरेस्टिंग विषय के रूप में बनाएंगे। सोशल साइंस को एक उत्प्रेरक विषय के रूप में बनाएंगे, ये बोरिंग विषय नहीं होगी। मुझे समय की करना है। तो आपने देखा कि वो पुरानी सारी विधियां जो है उससे ये काफी प्रभावी है। और मैं एक ही लाइन में बस बोलना चाह रही हूँ, ये सारी वो विधि है जिससे बच्चे व्यस्त और टीचर मस्त रहे। और ये आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ, ये तो 4 विधि है। इसके और विधियों का हम लोग अपने स्कूल में प्रयोग करें टॉपिक वाइज और उसे हम शेयर करें। ये होमवर्क है हमारे ग्रुप की तरफ से आप लोग को, ताकि हम लोग उसको अपने दैनिक जीवन में यूज कर सके। और जैसे कि सर ने कहा था कि लास्ट का जो हमारा टॉपिक है, हमारा अच्छा विद्यालय कैसा हो, कि सिर्फ बच्चा ही मेरा खुशी खुशी घर नहीं जाए, टीचर भी मस्त होकर भी घर जाए। इतना ही करके समाप्त करती हूँ।